भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कंपनियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका दौरे पर निकलेंगे। इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कब अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां वो किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने इस दौरे को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर होंगे। विदेश सचिव ने बताया कि 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व स्तर की बैठक होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर की मेजबानी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से भी ये दौरा काफी अहम है। आपको बता दें कि इससे डेवलपमेंट को और बढ़त मिलेगी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। भारत सरकार ने आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले रवि सिन्हा 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। केंद्रीय अधिकारियों ने सोमवार को उनकी नियुक्ति की जानकारी दी। फिलहाल सामंत गोयल रॉ प्रमुख हैं। 30 जून को मौजूदा रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रवि सिन्हा कार्यभार संभालेंगे। सामंत गोयल के रॉ चीफ रहने के दौरान कई उपलब्धियां भारत के नाम रहीं। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। तमाम राजनीतिक दल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। भाजपा ने भी अपने अभियान को हरियाणा में तेज कर दिया है और इसी कड़ी में सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 के तहत बीजेपी हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सिरसा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज किया। गृह मंत्री अमित शाह सिरसा एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल, मंजूतर सिंह सिरसा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा ने स्वागत किया। वहीं सिरसा की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मैं जब भी आता हूं हरियाणा, तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने सिरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस तरह के महाजनसंपर्क अभियान देश भर में चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने के लिए पहुंचे थे। केंद्र की 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली का असर क्या कुछ देखने को मिलेगा। सियासी गर्मा गर्मी के बीच चरखी दादरी में बीजेपी ने रैली का आयोजन किया। रैली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने जहां एक तरफ चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा किया है, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद चरखी दादरी में भी बीजेपी की ओर से रैली का आयोजन किया गया। रैली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए बिप्लब देब ने कहा कि हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाना उनका लक्ष्य है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल और बाकी 65 सालों में लोग साफ अंतर देख सकते हैं। साथ ही साथ वो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। जब भारतीयों को निकालने के लिए मोदी जी ने जब बोला मेरे भारतीय बच्चे को मुझे निकालना है, 3 दिन युद्ध विरोधी करना पड़ेगा, रशिया और यूक्रेन को मानना पड़ा मोदी के बाद, और मोदी जी ने हमारे सब बच्चे को भारत में वापस ले आया। ये है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान जब हमारे तरफ उंगली दिखाते हैं, आग दिखाते हैं, कांग्रेस के समय सरकार जब रहे हैं तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते थे, और मोदी जी को आग दिखाते हैं तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको औकात दिलवाता है। ये है नरेंद्र भाई मोदी के मित्रों। अब हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र भाई मोदी जैसा मिला है, कांग्रेस के पास कोई नहीं है, विरोधी दल के पास कोई नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए समय समय पर भारत के अलग अलग प्रांत में भारत विरोधी स्लोगन उठा के भारत के लोगों को विभ्रांत करना चाहते हैं। मेरे हरियाणा में भी ऐसा करता है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ना नेतृत्व है, ना उनके पास स्वभाव है, ना उनके पास व्यक्तित्व है, ना उनके पास दिशा है, ना उनके पास भविष्य है, ना उनके पास आशा है। इनके पास एक ही है, एक परिवार, गांधी परिवार है, वो सोनिया गांधी परिवार, उसके बाहर कुछ नहीं है। चुनावी माहौल में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण था कि सिरसा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जहां रैली कर रहे थे, तो वहीं पानीपत के अंदर प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर सरकार को जमकर कोस रहे थे। पानीपत में जन मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार दिया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जनहित की हर योजना को बंद करने का काम किया है। इस गठबंधन ने जनहित का एक भी फैसला नहीं किया। ये गठबंधन कोई नीतियों पर आधारित नहीं है, ये गठबंधन स्वार्थ पे आधारित है। स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जनहित का तो कोई सोच ही नहीं है। सर, दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कहीं भी समस्या हो आंदोलन हरियाणा में करते हैं, हरियाणा में होता है सबसे ज्यादा, कहीं पर रोड जाम करते लोग और कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। जो जन समस्या होगी जहाँ की होगी वहीं करेंगे। अगर MSP नहीं मिलेगा हरियाणा में तो यहाँ के किसान करेंगे, या बिहार से आगे यहाँ किसान करेंगे? पंजाब में इससे कम मिल रहा है ना सर? तो पंजाब में भी करेंगे, पंजाब का किसान भी करेगा। तो जनहित की योजनाएं थी वो सारी सरकार ने बंद कर दी। जब ये फीस ही इतनी डबल कर दी, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, जो प्रथम काम होता है, तो और तो क्या है इनका। हम सर ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ एक आवाज आती है कि फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस आए तो कुछ राहत मिल सकती है? कुछ राहत मिल सकती है फिर से? हमारा तो मैनिफेस्टो आएगा जो पहले था। अब लोग यही कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए के नारा दे के बन गए ये, लेकिन लोग ये कहते हैं भाई हमारे पुराने दिन ला दो, अच्छे दिन छोड़ दो, वही दिन ला दो हमारे। इतना ही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तक कह डाला कि ये गठबंधन जो है स्वार्थ का गठबंधन है और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के गठबंधन को लूटने वाला बताने वाले बयान पर पलटवार किया। यमुनानगर में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को जनता को लूटने वाला बंधन बताया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया गया। कांग्रेस की सरकार में लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। वहीं मौजूदा सरकार जीरो करप्शन नीति पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिरसा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जनता का जो समर्थन मिला है वह अभूतपूर्व है। जनता के प्यार से दिखाई दे रहा है कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास है। हाँ देखिए, उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने भेदभाव किया और गलत तरीके से जिस प्रकार से लाभ बचाए उन्होंने अपने चेतों को, निश्चित तौर से लूटने के लिए तो पहले थे जो उनके टाइम में थे। अगर उनके टाइम में देखोगे वो घोटाले भी मतलब 1000 करोड़ में तो रह ही नहीं था कोई भी, लाख करोड़ के घोटाले लगे थे। पहले तो क्या था, कुछ हजार के लाख के घोटाले कराते, करोड़ के घोटाले कराते, फिर हजारों करोड़ के लाखों करोड़ के होने शुरू हो गए। तो वो घोटाले उनके टाइम में थे। हमारे टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ कोई इस प्रकार की। सर सिरसा में अमित शाह जी की रैली थी और मैं समझता हूँ कि वो आज तक की भूतपूर्व रैली है। इतनी बड़ी रैली वहाँ पे हुई है तो ये जनता का उत्साह दर्शाती है कि जनता में कितना उत्साह है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आलोचना करने की जिम्मेदारी ले रखी, वो तो आलोचना ही करेंगे, लेकिन आम जनता में बड़ा भारी उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार की रैली नहीं की। वहाँ 2 सेट है, 2 सेट के बीच में जो जगह खाली थी हमने उसमें भी टेंट लगवाया था और तीनों सेटों को मिला के और उसके बाद बाहर सड़क पे भी चारों तरफ जो खाली जगह थी उसमें भी सारे में जनता खड़ी थी। बहुत बड़ी उपस्थिति थी मैं समझता हूँ। बता दें, कंवरपाल गुर्जर भी जन संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनने यमुनानगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी और जन संवाद कार्यक्रम के जरिए मौके पर ही उनका समाधान भी किया। हरियाणा में सभी दल आगामी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, तो गठबंधन को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर अजय सिंह चौटाला की दावेदारी पेश कर दी है। हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर सभी दल अभी से चुनावी मोड पर हैं। लगभग हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। दूसरी ओर बीजेपी जेजेपी गठबंधन और गठबंधन के भविष्य को लेकर अलग अलग सवाल हैं, तो बयानबाजी का दौर भी शिखर पर है। इस बीच जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने आगामी चुनाव को लेकर बातचीत में गठबंधन और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दावेदारी को लेकर बड़ी बात कह डाली। जी हां, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ जेजेपी का समझौता हो या ना हो, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी से अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय का कहना है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अजय चौटाला के अलावा किसी और का दावा नहीं बनता है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ अजय चौटाला की कर्मस्थली रही है। और लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ना केवल लड़े बल्कि देश के सबसे पवित्र और सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो हिस्सा है वो जेजेपी के हिस्से आए। और जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाव रहा इस क्षेत्र के लोगों से, तो उन्हें दोबारा इस क्षेत्र के सेवा का अवसर मिले। और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई मानता है, अगर समझौता होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट, मैं तो बड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना तो इस बात को तय करने वाला या फैसला करने वाला, मगर आपने कह ही दिया कि समझौता हो गया, उस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि फिर इस सीट पे तो किसी का दावा बनता ही नहीं। तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सीट है। लिहाजा दिग्विजय चौटाला की ओर से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश करते हुए अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में सिंचाई विभाग को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़े 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। मंजूर किए गए तीनों प्रोजेक्ट को लेकर सिंचाई विभाग के इंजीनियर चीफ डॉक्टर सतबीर कादियान ने जानकारी दी। आज हमारे 3 एजेंडा थे। एक में मुख्यतः ब्रिजेस थे,
जो अपनी लाखन माजरा लिंक ड्रेन है उस पे ब्रिजेस बनने हैं। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें इंदौरी नदी एक आती थी, ये ऐतिहासिक नदी है और ये आके साहिबी नदी में मिलती थी, अब विलुप्त हो चुकी है ये। इसका जब हमें डिजिटलाइजेशन हुआ लैंड रिकॉर्ड्स का, तब पता चला कि इसकी लैंड अवेलेबल है, तो हम इसको अटल भूजल योजना के फंड्स को यूटिलाइज करके इसकी एक्सकेवेशन करेंगे और इसमें जो हमारी पाटौदी डिस्ट्रीब्यूटरी है उससे बारिश के दिनों में जो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है उसको रिचार्जिंग के लिए इंदौरी नदी में इस्तेमाल करेंगे। इससे लगभग 24 आसपास के गांव हैं जहां पे भूजल स्तर 150 फीट के करीब नीचे गया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि उसमें इजाफा होगा और उन लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मोरनी एरिया के लिए, जिसमें 6 गाँव की लगभग 500 हेक्टेयर लैंड को हम माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करके सिंचाई करेंगे। मैं बताना चाहूँगा ये जो मोरनी का एरिया है ये बीज उत्पादन के लिए, जिसमें लहसुन, जीरा और कई फसलों के बीज यहाँ पे पैदा करते हैं लोग, और ये क्लाइमेटिकली बहुत बढ़िया एरिया है। आपको बता दें कि सरकार 20,000 एकड़ भूमि पर बीज उत्पादन को लेकर जल्द काम शुरू करने वाली है। वहीं पहले चरण में करीब 500 एकड़ भूमि पर इसकी ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात और राजस्थान के बाद हरियाणा में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखा जा रहा है। देर रात से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान, गुजरात के बाद हरियाणा में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में चक्रवात के कारण मौसम बदल गया, जिसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चली। वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अंबाला सहित 6 शहरों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। इनमें कैथल, थानेसर, गुहला, पेहोवा, शाहाबाद, अंबाला शहर शामिल है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यहां गरज चमक के साथ 60 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। हालांकि इस बीच किस तरह से खुद को बचाएं, इसे लेकर मौसम विभाग ने सुझाव भी दिए हैं। मौसम विभाग के सुझाव: बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाएं, लंबी यात्रा करने से बचें, तेज हवा चलने पर बिजली उपकरण अनप्लग करें, किसान खेतों में जाने से बचें, पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान बिपरजॉय का आंशिक असर दूसरे शहरों में भी दिखाई देगा, इसलिए वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कैथल, करनाल, नीलोखेड़ी, थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद, अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़, पंचकुला शामिल है। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं तूफान को देखते हुए बाकी टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देर रात से हो रही बरसात के चलते जहां तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उस बीच लोगों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी को भी गंभीरता से लेना जरूरी हो गया है, ताकि गुजरात या राजस्थान जैसे हालात हरियाणा में ना बने। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि भी देने की घोषणा की गई थी। वहीं अब गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि लेने से इनकार कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े धार्मिक किताबों के प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। साथ ही गीता प्रेस के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि को पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई थी, लेकिन गीता प्रेस ट्रस्ट ने गांधी शांति पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि लेने से साफ इनकार कर दिया है। गीता प्रेस ट्रस्टियों का कहना है कि गीता प्रेस किसी तरह का दान धन के रूप में नहीं लेता है, इसीलिए ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि गांधी शांति पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये पुरस्कार समाज में गांधीवादी तरीके से बदलाव लाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। फिल्म आदिपुरुष काफी सुर्खियों में है, बस फर्क इतना है, रिलीज होने से पहले भी सुर्खियों में थी, वहीं अभी भी सुर्खियों में है। इतना फर्क है कि पहले थी कि चर्चाओं में थी कि फिल्म बहुत धमाल मचाने वाली है, पर धमाल तो अभी भी मचाया है। बस अब फिल्म पे काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहना है कि लोगों का इसके अंदर गलत डायलॉग्स लिए गए हैं और इसके बाद हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।
डायरेक्टर ओम राउत की आदि पुरुष इन दिनों हर जगह चर्चा में है। रामायण पर आधारित इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस एक्साइटमेंट का कमाल आदि पुरुष की पहले दिन की कमाई पर भरपूर नजर आया। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टार फिल्म ने शुक्रवार को इंडिया में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया। ये किसी बॉलीवुड के लिए इंडिया में सबसे बड़ी ओपनिंग थी। वहीं बात करें दूसरी तरफ की तो फिल्म जब से पर्दे पर उतरी है तब से फिल्म लगातार विवादों में बनी हुई है। फिल्म में रावण के लुक को लेकर हनुमान के डायलॉग तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही लोग इस पर श्री राम की कहानी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आरोप है कि मूवी में रामायण के किरदारों और सीन को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। वहीं फिल्म को रिव्यू भी कुछ खास नहीं मिले। हालांकि इन सब का फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में भी उछाल देखने को मिला। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है, पर विवादों में होने के बाद भी इसकी कमाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फरीदाबाद के थाना धौज इलाके की सरोही झील में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दिल्ली से 6 दोस्त झील पर आए थे और नहाने के दौरान 2 दोस्त झील की गहराई में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फरीदाबाद में उस समय मातम पसर गया जब एक अप्राकृतिक झील में नहाने गए 2 युवकों की मौत हो गई। इस पूरे मामले के बारे में आपको बताएं तो ये मामला फरीदाबाद का है, जहां दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले 6 युवाओं ने गूगल मैप पर घूमने की जगह देखी तो उन्हें सिरोही इलाके में झील का पता लगा। इस पर वो आ गए और झील में नहाने गए। अप्राकृतिक झील होने की वजह से 2 युवक इसमें डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम 6 लोग आए थे यहाँ पर नहाने के लिए, जिसमें से हम सारे दोस्त जा रहे हैं। हम 4 लोग बाहर ही थे, मतलब साइड में थे। ये 2 बीच में जा रहे थे, बीच में गए, फिर बाहर ही नहीं आ पाए। मृतकों के दोस्तों के मुताबिक उन्होंने अपने साथियों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी गहरा होने के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद फोन कर पुलिस को बुलाया गया और डेड बॉडी को निकाला जा सका। 2 युवक डूबे हैं झील में। कौन सी झील है, क्या मामला है पूरा? सरोही गांव की झील है वो। जी बताइए, पूरा मामला क्या है, कैसे जानकारी मिली? ये नहाने के लिए आए थे दिल्ली से यहाँ, दोनों लड़के, और नहाते इनका पैर उसमें गहराई में चला गया और गहराई में जाने से डूबने से ऊपर नहीं आए और ये चला। क्या पहचान हो पाई है, कितने लोग थे, कितने डूबे? दो ही लड़के थे। एक की उम्र 23 साल है, दूसरे की उम्र 28 साल है। नहाने कितने पहुंचे थे? टोटल 6 बताए जा रहे हैं ना? हाँ, नहाने तो 6 थे, लेकिन बाकी सब सुरक्षित है। इन्हीं का पैर नीचे फिसल गया, डूब कर। फिर तो कोई पहचान क्या है, कितनी उम्र है इनकी? एक की 28 साल है और एक का नाम नाजिम है, सन्नौब करीम खान, और दूसरे का नाम है गुड्डू मधुकर। यह एक प्राकृतिक झील है जिसमें नहाने के लिए मनाही है, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हो गया क्योंकि झील काफ़ी गहरी है। हालांकि इस मामले को देखते हुए प्रशासन को अब और ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की गई है। इस टारगेट शूटिंग में खालिस्तानी समर्थक को कई गोलियां मारी गईं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत में हिंसा और अपराध के कई मामलों में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे वांटेड की लिस्ट में डाला गया था। निज्जर पर पिछले साल यानी 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इस हत्याकांड के बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया था। निज्जर इसी संगठन का मुखिया था। खालिस्तानी आंदोलन को लेकर भारतीय एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हाल ही में वारिस पंजाब के संगठन के मुखिया अमृतपाल समेत उसके तमाम समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कनाडा और बाकी देशों से काम करने वाले खालिस्तानी समर्थकों को बड़ा झटका लगा।
हाल ही में अमृतपाल के करीबी और खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह की भी अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि अवतार सिंह का नाम भी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार था।